नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में कमलेश्वर की एक प्रसिद्ध रचना राजा निर्वंशिया, इसी का कथासार, साथ ही इसका जो प्रमुख पात्र है जगपति, उसका चरित्र चित्रण, इन दो टॉपिक्स पर बात कर लेंगे। ये दोनों ही टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वन बाय वन दोनों टॉपिक को देख लेते हैं। तो पहले हम लोग जो देखेंगे वो कथासार, या आप कह सकते हैं कि राजा निर्वंशिया कहानी की कथा वस्तु है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजा निर्वंशिया नई कहानी के अत्यंत महत्वपूर्ण कथाकार कमलेश्वर की चर्चित कहानी है। इसमें कहानी अपने नए स्वरूप के साथ अपने शिल्प और चेतना के आधार पर अन्य कहानियों से नितांत भिन्न कथा वस्तु है ना। तो किस तरह से ये नए स्वरूप है ना, किस तरह से नया शिल्प है, कैसे अन्य कहानियों से भिन्न है, अभी हम लोग इसको समझेंगे। काहे कि इस कहानी में कहानीकार कमलेश्वर एक साथ दो कथावृत्तों का संदर्भ ग्रहण करते हुए इसके विस्तृत कथाक्रम का निर्माण करते हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ पे क्या है, दो समांतर कथाएं एक साथ चलती है। इस कहानी में एक कथा प्राचीन राजा रानी की कथा के सहारे अपना आकार ग्रहण करता है, तथा दूसरी उसी के समानांतर वर्तमान समय के जीवन विसंगति को व्यक्त करने वाली जगपति और चंदा की कथा है ना। एक कलात्मक रचना विद्यमान है जो राजा रानी की कहानी के साथ साथ विकसित होने के बावजूद अपने अनेक अर्थपूर्ण संकेत को छोड़ती जाती है। अर्थात समझ पा रहे हैं, यहाँ पे एक साथ दो समांतर कथाएं चल रही है। पहली कथा वो राजा निर्वंशिया और उसकी रानी लक्ष्मी है ना, और वैसे ही एक दूसरा जो आधुनिक समय के एक जगपति और उसकी पत्नी चंदा है ना। तो दोनों की ही कथा समांतर रूप से चलती है, जो कि इस कहानी का एक नया तथ्य है। इस कहानी में कमलेश्वर ने भारतीय जनजीवन में वर्णित वर्ण व्यवस्था के साथ वर्गीय चेतना दृष्टि के कारण बदलते हुए जीवन मूल्यों के संक्रमण को भी सशक्त अभिव्यक्ति प्रदान की है। राजा निर्वंशिया कहानी के कथानक में कमलेश्वर ने स्त्री पुरुष संबंधों की दारुण और रोमांचक कथा को राजा निर्वंशिया और रानी लक्ष्मी के जीवन के संदर्भ के रूप में निर्मित किया है। तो दूसरी तरफ जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के दबाव में विकसित हो रही नई कहानी के अनुरूप ही स्त्री पुरुष संबंधों में आर्थिक और सामाजिक कारणों से उनमें आने वाले बदलावों की चिंता को अभिव्यक्त किया गया है। तो दोनों जो समांतर कथाएं चलती है, तो राजा निर्वंशिया अर्थात उसके नाम से ही स्पष्ट है कि वो क्या है, अपने वंश को बढ़ाने में असमर्थ है। वैसे ही जो उसकी समांतर कथा है जिसमें जगपति, तो जगपति के साथ भी वही समस्या है। ये भी क्या है कि बाप नहीं बन सकता है ना। तो दोनों ही नपुंसक है, ऐसी बातें कही जाती है, लेकिन बाद में जो राजा निर्वंशिया है ना, उसका भी क्या होता है, बच्चा होता है। तो इसी का ताना बाना बुनते हुए ये कहानी को आगे बढ़ाया गया है। जहाँ पारंपरिक कथाक्रम में राजा निर्वंशिया की रानी लक्ष्मी को अपना मातृत्व सिद्ध करना पड़ता है, कहे कि राजा को पता था कि वो क्या है, बाप नहीं बन सकते, लेकिन जब उसकी रानी क्या है, माँ बनती है, तब तो उसे क्या है, अपना मातृत्व सिद्ध करना ही पड़ता है। और पति को प्रसन्न करने और अपने चरित्र की सुचिता के लिए पारंपरिक लोक शिल्प के संदर्भ में सतीत्व सिद्ध करने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ी थी। जबकि वर्तमान कथा में जगपति का अपनी पत्नी चंदा को पुंसत्वहीन पति के आरोप प्रत्यारोप के साथ ही उपेक्षा और अलगाव बोध को भी सहन करना पड़ता है ना। अर्थात दोनों ही केस में सेम स्थिति है।
वहाँ पर रानी लक्ष्मी जो है उसे भी अपना मातृत्व सिद्ध करना पड़ता है कि नहीं ये आप ही का बच्चा है ना। उसी तरह से अब जब इस वर्तमान समय का बात करते हैं जिसमें जगपति और चंदा का बात आता है, तो जगपति को पता ही है कि चंदा के गर्भ में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है ना। तो दोनों में एक अलग अलग क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। लक्ष्मी अंततः क्या है, राजा को मना पाती है, उसे विश्वास दिला पाती है, लेकिन चंदा के साथ क्या है, स्थिति कुछ दूसरा ही है। आधुनिक युग का जगपति है ना, नाम ही कैसा है देखिए, जगत का पति है ना, जगपति अपनी पत्नी चंदा के गर्भ में दूसरे के अंश को बढ़ता हुआ समझकर चंदा को अपमानित तथा बहिष्कृत करते हुए आर्थिक अभावों के कारण स्वयं ही उसे अस्पताल में कंपाउंडर बचन सिंह के साथ बेच देने की त्रासद बेचैनी और मार्मिकता में जीता है। फिर भी पुनः संतान के साथ चंदा को अपनाता है और उसी बच्चे के हाथों अपने दाह संस्कार की बात वसीयत में लिखकर प्रायश्चित्त की ज्वाला में जलते हुए सारा कारोबार त्याग कर अफीम और तेल पीकर मृत्यु को गले लगाता है ना। अर्थात जो चंदा के गर्भ में जो दूसरे का बच्चा पल रहा है ना, बचन सिंह नामक एक कंपाउंडर का, तो उसमें क्या है, जगपति का भी दोष है। काहे कि उस समय का जो ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया था, उसके साथ ऐसी आर्थिक परिस्थिति आ गई थी कि वो अंततः वो खुद ही क्या है, अपनी पत्नी को उसके हवाले सौंप दिया था। लेकिन जब वो बच्चा का जन्म हो जाता है तो जगपति इसको सहन नहीं कर पाता है ना, और चंदा को क्या है, घर से अपमानित करके निकाल देता है और स्वयं अकेले रहने लगता है। धीरे धीरे क्या होता है, बेचैनी बढ़ता है, अंततः पश्चाताप भी होता है ना। और लास्ट में जब वो अपना वसीयत लिखता है तो वसीयत में वो सारा संपत्ति अपनी पत्नी चंदा के नाम ही लिखता है। साथ ही ये भी लिखता है कि मेरे मरने के बाद मेरा जो दाह संस्कार है तो वो क्या है, मेरा बेटा ही करेगा। इस तरह से लिखने के बाद फिर वो क्या करता है, मृत्यु को गले लगा लेता है, अर्थात आत्महत्या कर लेता है। जबकि जो पारंपरिक लोक कथा है ना, अर्थात राजा निर्वंशिया कथा की कथा है ना, तो उस कथा में राजा अपने रानी के सतीत्व का प्रमाण पाकर उसके पैर पकड़ लेता है और उसकी देवी की रूप में प्रशंसा कर पुत्रों के साथ पुनः राजकाज में संलिप्त हो जाता है ना। अर्थात वहाँ तो सब ठीक हो जाता है, लेकिन इस परिस्थिति में जगपति को क्या होता है, मरना पड़ता है ना। अब क्या है, हम लोग देख लेंगे जगपति का चरित्र चित्रण। ये क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही इस कहानी को समझने में भी काफ़ी आसानी होगा अगर जगपति का चरित्र को हम लोग समझ लेते हैं। कमलेश्वर की कहानी का प्रमुख चरित्र जगपति आधुनिक समय के मनुष्य का एक प्रतिनिधि चरित्र है, जिसके चरित्र में मानव स्वभाव के अनुसार गुण दोष को कमलेश्वर ने इस कहानी में अत्यंत सहजता से व्यक्त किया है। जगपति कहानी का मुख्य केंद्रीय पात्र तथा कहानी का नायक है। जगपति जब डाकुओं की गोली से घायल होकर गांव के एक छोटे से अस्पताल में इलाज हेतु जाता है, तो पहले वहां ही उपस्थित कंपाउंडर बचन सिंह की उपस्थिति के साथ साथ ही उसकी वासनात्मक दृष्टि से अपनी पत्नी चंदा को बचाने की कसमकश से भी गुजरता है ना। अर्थात उस अस्पताल के जो कंपाउंडर बचन सिंह है, उसका क्या है कि जगपति के पत्नी के प्रति क्या होता है, खराब दृष्टि होता है। तो पहले पहले जगपति उसे हर संभव उससे बचाने का प्रयास करता है। इसलिए जगपति एक तरफ आत्मसम्मान और कुलीन मर्यादा की रक्षा भी करना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक अभावों को झेलते हुए भी अपने आत्मगौरव के खिलाफ कंपाउंडर बचन सिंह की दया, करुणा और सहायता की पृष्ठभूमि में पनपते हुए गहरे षड्यंत्र
और उसकी वासनात्मक इच्छाओं के प्रति तटस्थ और निर्वैयक्तिक भी होता जाता है ना। अर्थात उसे क्या है, अपने आत्मसम्मान का भी ख्याल है, लेकिन इतना होने के बाद भी मजबूरी भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसके लिए क्या है, दवाई का पैसा ज़रूरत है ना, हॉस्पिटल का फ़ी ज़रूरत है, तो उधर भी क्या है वो मजबूर है और धीरे धीरे क्या है आत्मसम्मान को वो छोड़ता है और ऐसे ऐसे करके क्या है बचन सिंह उन लोगों का और करीब आ जाता है। उधर कंपाउंडर बचन सिंह भी चंदा की आर्थिक व्यवस्था का अनुचित लाभ उठाते हुए उसे अपनी वासना का शिकार बनाना चाहता है, किंतु इसके बावजूद अपने सुहाग को बचाए रखने की उत्कट अभिलाषा के साथ ही चंदा के मन में लोक व्यवहार का ख्याल और अपने को यौन शोषण से बचा रखने का भाव भी लगातार बना रहता है। अर्थात हर हाल में चंदा किसी तरह से भी अपने को बचन सिंह के हवाले सौंपना नहीं चाहती है, लेकिन क्या है परिस्थिति दिनों दिन क्या होते जाता है, खराब होते जाता है। दूसरी ओर अस्पताल में ही जगपति अपनी बीमारी के साथ साथ ही अपनी आत्मा से भी एक ही साथ लड़ता है। वो चंदा के भोले स्नेह और व्यवस्था को जानते हुए भी बचन सिंह की दया से जूझने का संकल्प लेता है ना। अर्थात सब कुछ जानते हुए भी, बचन सिंह का कैरेक्टर जानते हुए भी जगपति क्या होता है, बचन सिंह से मदद लेता है। अब जब बचन सिंह से मदद लेता है तो स्पष्ट ही है कि क्या हो सकता है ना। और इधर जो चंदा है वो जगपति की बेचैनी और पीड़ा को समझकर अपना जो सोने का कड़ा था उसे बेचकर दवा लाने और किसी की मेहरबानी की बोझ से न दबने की बात कहती है। इसलिए जगपति कहता है कि मुझसे पूछा तक नहीं, और अर्थात मुझसे बिना पूछे ही तुमने अपने सोने का कड़ा बेच दिया है ना। तो ऐसा कहकर खुद ही मन की कमजोरी को दाब जाता है, क्योंकि वह सोचता है कि कड़ा बेचने से तो अच्छा यह था कि उसके स्थान पर बचन सिंह की दया ही ओढ़ ली जाती है ना। इसलिए उसे पछतावा भी होता है और उसके स्थान पर वो अनायास ही बड़ी बड़ी बातें कह जाता है और ज्ञानियों की तरह चंदा को क्या है सीख भी देता है। यही उसके वर्गीय चरित्र की दुविधा के साथ ही उसका संशय और अवसाद भी आग बन गए, जिसकी आंच में उसकी सहनशीलता, विश्वास और आदर्श मोम से पिघल गए। आधुनिक कथा का नायक जगपति जहां अपनी नपुंसकता और कायरता के प्रमाणित हो जाने के कारण सारे कारोबार को त्याग कर अफीम और तेल पीकर मर जाता है, क्योंकि आधुनिक समय की चंदा के पास कोई दैवी शक्ति नहीं है और जगपति वह कोई राजा नहीं था, वो कर्जदार था, कंपाउंडर बचन सिंह का। उधर पारंपरिक लोक कथा का राजा अपने राज में मंदिर बनवाता है और सिक्कों पर राजकुमारों का नाम खुदवाता है ताकि राजा के भावी उत्तराधिकारी की पहचान बन जाए। किंतु इधर जगपति भी अपनी मृत्यु से पूर्व 2 परिचय लिखता है, एक चंदा के नाम और दूसरा कानून के नाम, है ना। ऐसा लिख के वो मृत्यु को प्राप्त करता है, जिसमें चंदा के नाम परिचय में लिखा था कि तुम बच्चे को लेकर चली आना। आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है। और कानून के नाम पर्चा लिखा है जिसमें लिखा है कि मैंने अफीम नहीं रुपये खाए हैं, है ना। उसमें कर्ज का जहर था। मेरी लाश तब तक न जलाई जाए जब तक चंदा बच्चे को लेकर न आ जाए, आग बच्चे से ही दिलवाई जाए बस। अपने जीवन में विद्यमान त्रासदी का मुकाबला कथा का नायक जगपति निसंग होकर जीवन से पलायन करके आत्मघात के द्वारा करता है ना। अर्थात आत्महत्या ही इसे अंततः
करना पड़ता है। नपुंसकता के साथ ही अपनी कायरता की लानत को झेलते हुए उसे जीवन व्यतीत करना असंभव प्रतीत होने लगता है, परंतु यह सब सहते हुए भी वह जीवन को दांव पर लगाकर उस निर्मित मूल्यों को नहीं तोड़ पाता जिनकी पृष्ठभूमि में एक औलाद की चाहत है तथा बेटे से मुखाग्नि पाने की लालसा है। भले ही ये बात भली भांति वो जानता है कि चंदा के गर्भ से निकला हुआ बच्चा उसकी अपनी संतान नहीं है, किंतु जगपति की यह इच्छा उसके संक्रमणकालीन मूल्य बोध से निर्मित हुई है तथा जिसमें यह भाव बनता है कि चंदा अपनी है तो उसका बेटा भी अपना है। भले ही यह भाव जगपति के जीते जी स्वीकार्यता प्राप्त नहीं कर पाता, किंतु संतान की चाहत और उसका द्वंद्व पूरी कहानी में जगपति के ही हिस्से में आता है, जो कि चंदा की ओर से कभी व्यक्त नहीं होता है। अर्थात चंदा कभी कुछ नहीं कहती है ना। तुम्हें कभी कुछ न होगा का गंभीर आरोप सहने वाली चंदा को अंत में सब कुछ होता है ना। अर्थात पहले जगपति उसी को कहते थे कि तुमसे कुछ नहीं होगा, अर्थात तुम्हारा कोई बच्चा उच्चा नहीं होगा, लेकिन वो कभी कुछ कहती नहीं थी, चुपचाप सुनती थी। और आज क्या है, चंदा के पास सब कुछ है और जगपति के पास ही कुछ नहीं है ना। और आरोप लगाने वाले जगपति को अपने प्राण गंवाकर उसे आखिरकार स्वीकार करना ही पड़ता है। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं, साथ ही आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।